अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया था और हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली बायोलॉजी साइंस के अंदर किसी भी रिसर्च करने के लिए या किसी भी इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट हल करने के लिए एक तरीकाकार है, किसी भी क्वेश्चन को फर्दर रिसर्च बेस्ड एनालिसिस से गुजारने का एक तरीका है। तो हमने लास्ट टाइम यहां तक बात की थी कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले जब कोई आप बायोलॉजिकल टारगेट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। सो लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी कि हम अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करके जो डाटा, जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो दो तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव हो सकता है। अब इसके बाद अगली बात हमने ये करनी है कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस हमने ले ली हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, अब इन ऑब्जर्वेशंस की अगर कोई हम एक्सप्लेनेशन दे दें तो वो एक्सप्लेनेशन इस अंदाज में दी जाए कि वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हो, यानी एक आर्जी वजाहत हो किस चीज की, ऑब्जर्वेशन की। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस क्या चीज हुई? हाइपोथेसिस हमारे ऑब्जर्वेशन की एक आर्जी वजाहत का नाम है। तो आर्जी वजाहत इसलिए कि अभी हाइपोथेसिस जिसको आप लोग मफरूजा का नाम देते हो, इसके अंदर यह गुंजाइश है कि ये दुरुस्त भी साबित हो सकता है और ये गलत भी साबित हो सकता है। So this is tentative explanation of observation. अब हाइपोथेसिस बनने के अंदर कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जिसकी बेस पे हाइपोथेसिस एग्जिस्ट कर रहा होता है या बन रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, वो जो रीजनिंग है वो दो तरह की है। सो रीजनिंग फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग जानते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरी जो रीजनिंग है वो है डिडक्टिव, डिडक्टिव। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीजनिंग एंड बायोलॉजिकल मेथड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर बड़ी ही एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। मैं आपको सिंपली ये बताता हूं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कोई नॉलेज है, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक बिखराव है इंफॉर्मेशन का, और हम उससे कोई एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लें तो वो हमारे पास बनती है डिडक्टिव रीजनिंग। यानी हमारे पास ऐसा डाटा हो जो जनरल हो। अब जनरल एक आम चीज को कहा जाता है जिसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, या किसी एक चीज के बारे में जरा बिखरा हुआ नॉलेज हो। अब इससे हम कोई एक नुक्ता तलाश करें, कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस। तो जब हम स्पेसिफिक नुक्ता की बात करेंगे तो हमारी स्टूडेंट डायरेक्शन होगी कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इन दिस केस दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। आइए मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। अगर हम लफ्ज यूज करते हैं इफ, अगर तमाम परिंदे, ऑल बर्ड्स contain wings
अगर तमाम परिंदों के पर हैं, then sparrow is a bird should also contain wings. यानी क्या यूज होगा? if then. जैसे हम कहते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। सो हमारे पास स्टार्ट जो है तमाम परिंदों की बात कर रहे हैं, ये जनरल बात है, हमने किसी एक एग्जाम्पल का नाम नहीं लिया। सो अगर तमाम परिंदों के पर हैं, शरायत उसी में हमने लागू कर दी। रीजन यही तो है, तमाम परिंदों के पर हैं, हमने मान लिया। तो फिर अगर स्पैरो यानी चिड़िया एक परिंदा है तो उसके भी क्या होने चाहिए? पर। तो हमने तमाम से बात शुरू की और एक सूटेबल और स्पेसिफिक एग्जाम्पल के ऊपर बात खत्म की। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। वी मूव फ्रॉम जनरल टुवर्ड्स स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको उल्ट कर दें तो वो बन जाती है इंडक्टिव रीजनिंग। मसलन मैं आपको अभी उल्ट करके बताता हूं। यहां फिर से इफ एंड देन वाली बात है। इफ स्पैरो इज अ बर्ड, अब हम स्पेसिफिक से शुरू कर रहे हैं लेकिन हम मूव करके जनरल की तरफ आएंगे। अगर चिड़िया एक परिंदा है और उसके पर है तो भाई तमाम परिंदों के क्या होने चाहिए? पर। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्पैरो, दिस इज अ स्पेसिफिक स्टार्ट, बट व्हाट वी आर कंक्लूडेड, हम रिजल्ट्स क्या निकाल रहे हैं? हम उसकी बेस पे रिजल्ट निकाल रहे हैं तमाम परिंदों के लिए। तो फिर तमाम के क्या होंगे? विंग्स या पर। सो हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ का सफर किया, तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी इफ और देन इस्तेमाल होगा। सो रीजनिंग की बेस पे हाइपोथेसिस जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करने के लिए और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसा कि कोई इमेजिनेशन के जरिए, कोई अपने वजदान के जरिए कुछ जहन के अंदर उसको अदराक हो और वो हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना शुरू कर दे। यानी इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन ये भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से कोई रिलीजियस या फिलोसफिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो भी होता है। जैसा कि मजहबी तौर पर कोई क्वेश्चन जहन में आता है, मैं एक आपको मिसाल दूं कि हमारे जहन में किसी भी एनिमल का फूड खाते हुए ये सवाल जरूर जहन में आता है, ये हलाल है या हराम? ये इंफॉर्मेशन हमारे जहन में किसने डाली? मजहब ने। लिहाजा काफी सारे रीजनिंग उन 5 सेंसेस के अलावा भी होती हैं जो हाइपोथेसिस बनाने में अपना रोल परफॉर्म करती हैं। मैं गिनवा सकता हूं, जैसा कि विजदान यानी इंट्यूशन और इमेजिनेशन यानी ख्यालात में कोई चीज जहन में क्वेश्चन बन के आई और हमने उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया। इसके बाद रिलीजियस वजूहात हो सकती है। साथ ही ये हो सकता है कि हम कंपैरिजन एंड एनालॉजी कर रहे हैं। देखिए ना, कंपैरिजन मवाजना करने को कहते हैं। अगर मेरे पास फिश मीट जो है, फिश मीट, उसके बारे में डाटा है तो यहां से क्वेश्चन पैदा हुआ ना कि फिर वो जो बीफ का मीट है उसकी और इसकी क्वालिटी में क्या फर्क है? इसी क्वेश्चन को हाइपोथेसिस कहेंगे। और सम टाइम ये रीजनिंग भी हो सकती है हमारे पास कि हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं, बाय द लॉ, बाय द नेचर कुछ और हो जाता है, वो एक नई फाइंडिंग हो जाती है। लिहाजा अपार्ट फ्रॉम 5 सेंसेस, scientists also use for the formulation of hypothesis some other examples, some other indicators, some other senses like that of intuition and imagination, religious and
philosophical point of view, comparison and analogy, doing something other and finding something new. इन तमाम चीजों से जब स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस बन जाता है तो हाइपोथेसिस बनने के बाद अब हाइपोथेसिस को ट्रायल बेस पे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया जाता है. सो हाइपोथेसिस आर ऑलवेज वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स, जिसको आप लोग कहते हैं तजर्बात. अमलन फेलन किसी चीज को परफॉर्म करके कोई रिजल्ट निकालना. अब स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट हाइपोथेसिस की फेवर में काम करे. उसने एक्सपेरिमेंट्स करके इसको रिजेक्ट भी करना है और इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट भी करना है. अब अगर एक्सपेरिमेंट से ये हाइपोथेसिस कुछ न्यू क्वेश्चन हमारे जहन में पैदा करे, यानी कुछ नए और छोटे छोटे हाइपोथेसिस से निकलना शुरू हो जाए, तो वो हाइपोथेसिस अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने लग जाता है. सो व्हेनेवर इट इज कंप्लीटली वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, हम कहते हैं हाइपोथेसिस अप्रूव्ड. सो वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, अगर तजर्बा उसको सच साबित करें तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाता है और उसकी नेचर, उसकी सेहत चेंज हो जाती है. दैट बिकम्स अ थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी. सो जिसको आप लोग थ्योरी का नाम देते हैं, असल में दैट इज अ वेरीफाइड हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. थ्योरी, स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेल थ्योरी का नाम सुना होगा. All organisms are made up of cells. Cells arise from the pre-existing cells, and cell is the structural and functional unit of life, या कुछ लोग कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं. सो स्टूडेंट्स, ये 1839 या 1838 के लगभग इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ. एंड टिल नाउ सेल थ्योरी इज अ थ्योरी. व्हाई? बिकॉज अभी भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अभी भी इसके अंदर चांसेस हैं, अभी भी साइंटिस्ट इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि इस थ्योरी को हम रिजेक्ट कर दें या फर्दर ये थ्योरी सच साबित होती चली जाए और कोई दौर आएगा तो वो लॉ बनेगा. अब एक अच्छी और बेहतर थ्योरी कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, अच्छी थ्योरी वो है जिसमें से फिर से न्यू हाइपोथेसिस निकले. जैसा कि हम हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और न्यू हाइपोथेसिस निकल रहे थे, थ्योरी से भी निकल सकते हैं. लिहाजा थ्योरी की निशानी ये है कि उसको देख के, सोच के कोई ना कोई प्रिडिक्शन की जा सकती है. सो थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है. उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जब मजीद किए जा रहे होते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर के कुछ रिजल्ट्स को पहले से पेशीन गोई के तौर पर बता सकते हैं. प्रिडिक्टिव, या इसका मतलब यह भी होता है उसके ऊपर पहले से हमारी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं. इसी तरह से उसमें से अगर नए हाइपोथेसिस निकलेंगे थ्योरी में से, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक थ्योरी भी अच्छी वो होगी जिसमें से कुछ और क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे. इनको हम हाइपोथेसिस कहेंगे क्योंकि हाइपोथेसिस डिमांड करता है मेरे ऊपर काम हो. जब थ्योरी में से भी क्वेश्चन या हाइपोथेसिस निकलेगा तो हमें थ्योरी मजबूर करेगी मेरे ऊपर काम करो, लिहाजा कोई ना कोई प्रोडक्शन और आएगी. तो थ्योरी का दूसरा पहलू जो है वो है प्रोडक्टिव. सो स्टूडेंट्स, थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव और प्रोडक्टिव हो सकती है. पेशीन गोई की जाने के काबिल, पेशीन गोई किए जाने के काबिल और नए हाइपोथेसिस के रिजल्ट के तौर पर कोई नया रिजल्ट दे. सो अब स्टूडेंट्स, अगर ये थ्योरी फिर भी साइंटिस्ट चैलेंज के तौर पर लेते हैं और अपनी इन खूबियों से जो कि मैंने अभी आपको हाईलाइट की सरवाइव कर जाती है, तो ये थ्योरी बन जाती है साइंटिफिक लॉ.
सो साइंटिफिक लॉ स्टूडेंट जो है वो एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर है. सो साइंटिफिक लॉ, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. वो ऑब्जर्वेशन से बात शुरू की, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हाइपोथेसिस बनाना, रीजनिंग तलाश की, कुछ और रीजनिंग जिनकी बेस पे हाइपोथेसिस बनाना. देन हमने उसको थ्योरी की शक्ल में देखा, फिर थ्योरी में से नए हाइपोथेसिस निकलते हैं, ज्यादा थ्योरी प्रिडिक्टिव और प्रोडक्टिव होती है. एंड इवन all of these challenges are faced by the theory, and even then theory survives. It is approved and becomes a scientific law. आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल के कवानीन हैं, ये आपने सुने होंगे. सो दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स इन द बायोलॉजी. हार्डे-विनबर्ग लॉ, इवोल्यूशन के अंदर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हार्डे-विनबर्ग लॉ. इसी तरह से एक बायोजेनेटिक लॉ है. सो लॉ की खूबी ये है कि वो एक यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर है, यानी इस कुदरत का एक ऐसा फैक्ट जो यूनिफॉर्म हो, जिसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा. लिहाजा कुदरत के कामों को जब रिसर्च के तौर पर, तहकीक के तौर पर हम तलाश करने की कोशिश शुरू करते हैं, तो हम इन तमाम मेथड से गुजर के जब कुदरत के उस मजहर को सही जान जाते हैं, असल में वो सही कौन सी होती है? साइंटिफिक लॉ. सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन होता है कि बायोलॉजी के अंदर बहुत थोड़े लॉज हैं. भाई इसलिए याद करें कि हमने कहा था कि लाइफ इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ द गॉड, या लाइफ इज a set of characteristics, या लाइफ इज combination of biochemical reactions, and there are many aspects of life. लिहाजा जिंदगी इतनी पेचीदा है, इसके अंदर तहकीक इतनी गहराई तक होना अभी बाकी है, अभी कितना काम बाकी है, इसलिए इसकी इल्यूसिव नेचर है. सो इसके अंदर साइंटिफिक लॉज कंपेयर टू द अदर फिजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस थोड़े हैं. सो स्टूडेंट्स, यहां तक था बायोलॉजिकल मेथड. इंशाल्लाह इसके बाद हमने देखना है कि ओवरऑल बायोलॉजी का स्कोप जो है वो किस अंदाज